देते हो। आपने जैसा हाँ। कहा मुकुल भैया कि डोनेशन फ्री, अगर कोई पुअर भी है या कोई इतना एफर्ट नहीं कर सकता, उसे भी ये मौका मिलता है। मैंने ये हमेशा देखा है कि फॉरेन एजुकेशन इज अ कॉस्टलीस्ट एजुकेशन, या कोई भी प्राइवेट एजुकेशन में जाना चाहता है अदर देन गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो उसे बहुत सारा पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ऐसे कई सारे फैमिलीज है जिनके एक से ज्यादा बच्चे होते, तो वो हर किसी के एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं कर पाते। तो आप लोग इसे कैसे मैनेज करते हो और आप लोग इसे कैसे लोगों तक पहुंचाते हो और हर किसी को ये मौका देते हो? मैं सबको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में, कंफ्यूजन सही है, बहुत सही प्रश्न है ये। और सोसाइटी की जरूरत को समझ के आपने ये प्रश्न पूछा है। तो मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट कर रहा हूं कि आज पैसा कोई हर्डल नहीं है एजुकेशन में। कमी है प्रॉपर प्लानिंग की और लैक ऑफ अवेयरनेस की, कि हमें पता ही नहीं रहता है कि क्या-क्या क्षेत्र हैं, हमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ बच्चों को अवेलेबल है, हमें पता नहीं रहता है। देयर आर ह्यूज scholarships available for the students uh, in the field of education। बस उसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जो हमें पूरा करना चाहिए। जैसे आपने अब्रॉड एजुकेशन में कहा कि अब्रॉड एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। सो फर्स्टली आई विल टेल यू कि जैसे सबसे बड़ा जो एजुकेशन हब है वर्ल्ड में, दैट इज यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप बैचलर्स या मास्टर्स, ये आप यूथ स्कॉलरशिप्स के साथ कर सकते हो। केवल पूर्व तैयारी बहुत जरूरी होती है। जैसे 10th, यदि किसी को ग्रेजुएशन में यदि जाना है, तो एट बैचलर्स लेवल में जाना है, तो उसको 10th के बाद 11th का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और 3 एडमिशन के क्राइटेरिया रहते हैं। 50% वेटेज इज गिवन टू द एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, 25% वेटेज इज गिवन टू योर नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, and 25% weightage is given to your scholastic abilities। तो 50% यानी क्रेडेंशियल्स, तुम्हारे मार्क्स कैसे हैं, तुमने क्या क्या बुक्स तुमने रेफर की है। अपने यहाँ केवल नोट्स को मगिंग किया जाता है और टिपिकल पैटर्न में दिया जाता है, वहां वैसा नहीं है। इफ यू आर लर्निंग केमिस्ट्री, इफ यू आर लर्निंग फिजिक्स, सो कितने बुक्स आपने रेफर किए हैं पर्टिकुलर इसके लिए, इसको बहुत महत्व रहता है। आपने क्या पेपर पब्लिश किया, या स्कूल में अपने क्या लेवल पे प्रोजेक्ट्स में इनिशिएट किए हैं प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजों को देखा जाता है। इसको 50% वेटेज रहेगा। देन 25% वेटेज इज गिवन टू द नॉन एकेडमिक प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी आपने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज किए हैं क्या, वेदर यू हैड डन सम सेवा प्रोजेक्ट्स, भारत स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप्स, या ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, या वृद्धाश्रम में सेवा। एक बच्चा था, बता शेयर करना चाहूंगा, आळंदी से एक बच्चा था, काफी 65% का बच्चा था। उसको एक आदत थी कि ही यूज्ड टू गो टू द ब्लाइंड स्कूल, और वो पंचतंत्र की कहानियां हर हफ्ते में बच्चों के साथ शेयर करता था और उनको वाह! पंचतंत्र की स्टोरीज बताता था। यू विल नॉट बिलीव आशीष भैया, उसको कम से कम 1.25 करोड़ की स्कॉलरशिप हम लोगों से मिली हुई है ओह इन ग्रेट! यूएसए। 1.25 करोड़। कोई कला कथक कर रहा है, हमारे यहाँ कैसे है कि एक बार वो पढ़ाई में चले गए तो सारा सब छोड़ देते हैं, कि अभी खेलने नहीं जाना, 10th में कुछ करना नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं करना 10th 12th में। ऐसा नहीं होता है। तो आपका सोशल एक आध पर्सन यदि 90 मार्क का है, 90% का है, और एक आधा बच्चा यदि 75% का है, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है टुवर्ड्स सोसाइटी, या कला के क्षेत्र में उसने कुछ अचीवमेंट्स की हैं, या निरंतर किसी एक चीज में वो उसका डेडिकेटेड इफर्ट यदि दिख रहा है, तो उसको पहले कंसिडर किया जाता है। देन थर्ड इज सैट, subject sat and advanced placements। These are the 3 examinations which are very very important। सैट जो रहती है, ये 6th लेवल की एक एग्जामिनेशन रहती है, जो साल में 6 बार बच्चा दे सकता है। और इसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये रहता है 6th लेवल का, 6वीं कक्षा के स्टैंडर्ड का। तो ये यदि देगा तो उसको और सब्जेक्ट सेट रहता है। सब्जेक्ट सेट किसी भी 9th लेवल की एग्जामिनेशन रहती है, साल में 6 बार होती है।
and then advanced placement is the examination. It happens in the May. तो इसमें फिजिक्स में मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी या कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 ऐसे अलग अलग विषयों से रिलेटेड 2 चैप्टर्स भी एग्जामिनेशन होगा और ये तीनों एग्जामिनेशंस को 25% वेटेज रहता है और अच्छे एक साल पहले करीब करीब यदि हम एप्लीकेशन करें तो हमें बहुत ज्यादा आज स्कॉलरशिप मिल सकती है. Then secondly, countries like Germany, there is a free education available. मेरा Oh, खुद का बच्चा आज जर्मनी में इंजीनियरिंग कर रहा है. He is doing business and engineering there, bachelor's. It is completely free of cost. oh my आज God. इंडिया में मेडिकल एजुकेशन का कॉस्ट लगभग 15 लाख रुपीस पर ईयर इज एवरेज कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया. और पीजी और ग्रेजुएशन दोनों का यदि हम कॉस्ट निकालें तो आज एक एवरेज मिडिल क्लास को 1.5 से 2 करोड़ रुपए आज इंडिया में मेडिकल एजुकेशन के लिए लग जाएंगे विद 66 मेडिकल इन इंडिया. Talking about medical in India in private sector or in ओवरऑल government sector too? सी देयर इज 80,000 सीट्स भारत में है प्राइवेट डीम और ये सब और करीब करीब 16 लाख बच्चे परीक्षा के लिए अपीयर करते हैं. तो लगभग 15.5 लाख बच्चों को एडमिशन मिलता नहीं है इंडिया में. आज बेसिकली रिजर्वेशंस भी आप पीजी में देखेंगे तो महाराष्ट्र में 91% रिजर्वेशन है आज. 66% वैसे रिजर्वेशन है. 25% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर बॉन्डेड डॉक्टर्स. तो आज किसी भी बच्चे को इरिस्पेक्टिव ऑफ गुड मार्क्स उसको ब्रांच नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता. फिर उसको प्राइवेट में डीम में जाना पड़ेगा तो उसको 25 लाख और 35 लाख रुपए प्रति साल की फीस चालू होती है. सो बच्चे 2-2 साल 3-3 साल रिपीट करते हैं एजुकेशन को अंडर ग्रेजुएशन लेवल में आने के लिए भी और सीट्स ही नहीं होती है. तो आज इतने अच्छे मेडिकल एजुकेशन में जर्मनी में आपको यदि आपका 10th 11th और 12th में 85% आपको मार्क्स हैं, C1 लेवल जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यदि आपने ली तो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन अवेलेबल है मेडिकल साइंसेस. Really good information, मुकुल भैया. हाँ. सो बेसिकली और क्वालिटी एजुकेशन आज हर बच्चा आईआईटी में यहाँ नहीं पहुंच सकता. किसी भी क्षेत्र में कॉमर्स हो, साइंस हो, आज ह्यूमैनिटीज हो, तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यदि चाहिए उसका महत्व रहता है कि हमारा ग्रूमिंग कैसे हो रहा है. आज इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन ये सारे सिस्टम्स में बहुत ज्यादा है. इसलिए रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है एजुकेशन में. तो ये बच्चों को ज्यादा अच्छे से ग्रूम करता है. तो और इंडिया में भी एजुकेशन लेना है तो बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो बच्चों को हेल्प. देयर आर अराउंड 166 ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं. बहुत सारी कंपनीज आजकल सीएसआर फंडिंग से भी बच्चों को पढ़ाती हैं, लाइक विप्रो, मोरारजी एंड ऑल दैट, परसिस्टेंट. इनके सीएसआर फंडिंग से एजुकेशन सेक्टर में भी पैसा दिया जाता है. सो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है और सही समय सही सलाह लेने की जरूरत है जहां पे हमारा रोल आता है. मतलब इस प्रकार के एजुकेशन के लिए अगर हमें जाना है, हाँ, हमें फ्री एजुकेशन कहो या एकदम कम से कम खर्चे में एजुकेशन चाहिए, तो हमें 10वीं 11वीं और 12वीं इसकी तो पढ़ाई अच्छे से करनी है. एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी हमें इन्वॉल्व रहना है. यस सर. और मास्टर्स लेवल में भी तुमको जीआरई और जीमैट जैसे एग्जामिनेशंस रहते हैं, टोफिल रहता है. तो मास्टर्स लेवल में आज जो बीएससी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है कि 3 साल के बाद कोई जा नहीं सकता और बहुत ही लेथार्जिक एक एटीट्यूड है हमारे सिस्टम में, कुछ एक्टिविटीज होती नहीं है. सो अब ऐसा जमाना बदल गया है. जीआरई को भी 25% वेटेज रहेगा, आपके एकेडमिक्स को 25% वेटेज रहेगा और एकेडमिक्स को 50% वेटेज रहेगा और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज को 25% वेटेज रहेगा. और यदि आप 1 साल पहले एप्लीकेशन करते हैं, टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप यूएस जैसे इसमें यूथ स्कॉलरशिप्स में बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत महत्व रहता है. आप क्यों जाना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर फील्ड में क्यों आपका एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं, ये जो आपके बारे में ऐसे रहता है इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है आज आपके चयन में और आपको स्कॉलरशिप्स देने में. इसका बहुत रिकमेंडेशन लेटर ऑफ द फैकल्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के सिलेक्शन में. सो कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज बच्चों को सही समय पे यदि लिया जाए तो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा सकता है, जिससे
आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में वो अपने आप को अपडेटेड रख पाएगा और सरवाइव कर पाएगा।